हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे जंतु जगत के बारे में। जब विटकर महोदय ने सभी जीव जगत को 5 जगत में विभाजित किया था, तब उन्होंने जंतु जगत के बारे में जो बातें कही थी वो निम्नलिखित थी कि जितने भी यूकैरियोटिक कोशिका वाले और बहुकोशिकीय जीव जो होंगे, जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति का अभाव होता है, अनुपस्थित होता है, और जो विषम पोषी होते हैं, और विषम पोषी में भी ये किस प्रकार से हो सकते हैं, ये प्राणी संपोषण के रूप में अपना भोजन, इसके अधिकांश सदस्य जो होते हैं वह भोजन को ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार की संरचना वाले जितने भी जीवधारी होते हैं, इनको जंतु जगत में स्थान दिया गया है। अब जंतु जगत के जितने भी सदस्य होते हैं, इनमें ये मुख्य लक्षण के रूप में पाए जाते हैं। तो जंतुओं को अब वर्गीकृत कैसे किया जाए, ऐसे क्या लक्षण होंगे जिनको आधार बना करके जो नया खोजा हुआ जीव होता है या कोई नया प्राप्त जंतु होता है, उसको हम जंतुओं के कौन से वर्ग में रखें। तो इनके वर्गीकरण के लिए कुछ आधार निर्धारित किए गए हैं, जिनके आधार पर इतनी सारी समानताओं के होते हुए भी इनमें कुछ अंतर पाए जाते हैं, और इसी अंतर के आधार पर इनको वर्गीकृत कर दिया जाता है। तो इनके वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार हैं। तो जीवधारियों में जो अंतर पाया जाते हैं, जो विविधताएं पाई जाती हैं, उनमें से निम्नलिखित को आधार बनाकर उनका वर्गीकरण किया जाता है। एक है संगठन स्तर, दूसरा सम्मिति, तीसरा द्विकोरक व त्रिकोरक, प्रगुहा या सीलोम की उपस्थिति अनुपस्थिति, खंडी भवन है नहीं है, पृष्ठरज्जु है या नहीं है, समतापी और असमतापी के आधार पर, और लैंगिक द्विरूपता के आधार पर इनको अलग किया जा सकता है, वर्गीकृत किया जा सकता है। तो पहला है संगठन स्तर। तो संगठन स्तर में हम जानते हैं कि जितने भी जीवधारी होते हैं, इनका शरीर जो होता है वह कोशिका से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब इनका इकाई जो होता है वो क्या होता है, कोशिका होता है, जिनके द्वारा भिन्न भिन्न कार्य को संपादित किया जाता है। तो जंतु जगत के कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जिनका शरीर जो होता है केवल और केवल कोशिकाओं के स्तर तक रहता है, और इनकी कोशिकाएं जो होती हैं वो समूह में दूर दूर एकत्रित रहती है, और इनमें श्रम विभाजन भी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो इस प्रकार का स्तर जो होता है वो क्या कहलाता है, कोशिका स्तर कहलाता है। इसके अतिरिक्त कुछ जीवधारी ऐसे होते हैं जिनमें इसके अतिरिक्त कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनकी कोशिकाएं जो होती हैं वह आपस में संगठित होकर के ऊतक का निर्माण कर लेती है, और ऊतक बना करके ये क्या कर लेती हैं, श्रम विभाजन करते हुए कार्य को संपादित करती हैं। तो ये कोशिका स्तर के जीवों से क्या हो गए, उच्च स्तर के जीव कहलाएंगे ये। इनसे भी उच्च स्तर के जीव जो होते हैं वह होते हैं जिनमें ऊतक आपस में व्यवस्थित हो जाते हैं, और व्यवस्थित होकर के विशेष अंगों का निर्माण करते हैं। ये विशेष अंग जो होते हैं किसी न किसी विशेष कार्य को संपादित करते हैं। तो इस प्रकार के जंतु जो होंगे वो कौन से अंग स्तर के संगठन को प्रदर्शित करते हैं। और उच्च श्रेणी के जो जीव होते हैं, जंतु होते हैं, वे अंगतंत्र स्तर के संगठन को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें विभिन्न अंग जो होते हैं वे अंगतंत्र के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, और प्रत्येक अंगतंत्र जो होते हैं किसी न किसी विशिष्ट कार्य को संपादित करते हैं। इतनी सारी जटिलताओं के बावजूद भी अंगतंत्र स्तर के जो जीवधारी होते हैं, इनमें और भी अंतर पाए जाते हैं, जिसमें से एक होता है इनमें पाए जाने वाले पाचन तंत्र के आधार पर। तो इनमें जो पाचन तंत्र होते हैं, इसके आधार पर ये अंगतंत्र स्तर के जीव जो होते हैं वह 2 भागों में बांटे जा सकते हैं। एक होते हैं अपूर्ण पाचन तंत्र वाले, और एक होते हैं पूर्ण पाचन तंत्र वाले। अपूर्ण पाचन तंत्र वाले जीवधारी जो होते हैं, इनमें एक ही छिद्र उपस्थित होता है इनके आहार नाल में, जिसके द्वारा ये भोजन को अंतर्ग्रहित भी करते हैं, और उसी द्वार के माध्यम से ये अनपचे पदार्थों का उत्सर्जन भी करते हैं। तो इस प्रकार इनके आहार नाल में केवल एक छिद्र उपस्थित होता है। तो इस प्रकार के जीवधारी अपूर्ण पाचन तंत्र का प्रदर्शन करते हैं। कुछ ऐसे जीवधारी होते हैं, और जितने पूर्ण विकसित जीवधारी होते हैं, इनमें जो पाचन तंत्र होता है उनमें 2 छिद्र उपस्थित होते हैं। एक छिद्र जो होता है वह मुख कहलाता है, जिसके द्वारा ये भोजन को ग्रहण करते हैं, और दूसरा छिद्र जो होता है वो मल द्वार कहलाता है, जिसके द्वारा ये अनपचे पदार्थों को बहिष्कृत करते हैं।
तो इस प्रकार के जीवधारी क्या हो जाएंगे? पूर्ण पाचन तंत्र वाले जीव कहलाते हैं। इसके साथ साथ इन अंगतंत्र स्तर के जीवधारियों में कुछ और जटिलताएं पाई जाती हैं परिसंचरण तंत्र के रूप में। परिसंचरण तंत्र में जो रक्त होता है वह विभिन्न पदार्थों को शरीर के सभी भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। तो यहाँ पर परिसंचरण तंत्र जो होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र और एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र वाले जितने भी जंतु होते हैं इनमें रक्त जो होता है वह नलियों में नहीं बहता है या कुछ दूरी तक नलियों में बहता है और उसके बाद में शरीर के सभी कोशिकाओं के ऊतकों के संपर्क में रहता है। तो इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र जो होगा वो खुला परिसंचरण तंत्र कहलाता है। बंद परिसंचरण तंत्र जो होता है इसमें जंतुओं में जो रक्त का प्रवाह होता है, परिसंचरण होता है, वह बंद नलिकाओं में होता है, जिसमें से शुद्ध रक्त जो होते हैं वो अलग नलिकाओं में प्रवाहित होंगे और अशुद्ध रक्त जो होते हैं वो अलग नलिकाओं में प्रवाहित होते हैं। ये एक दूसरे से कभी नहीं मिलते हैं। तो इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र कहलाता है बंद परिसंचरण तंत्र। इसके साथ साथ जो अंगतंत्र स्तर के जीवधारी होते हैं इनमें इसका प्रजनन तंत्र जो होता है इनमें भिन्नताएं पाई जाती है। कुछ जीव जो होते हैं वे अलैंगिक प्रजनन भी कर लेते हैं और लैंगिक प्रजनन भी कर लेते हैं। जो निम्न श्रेणी के जंतु या जैव विकास की दृष्टि से जो शुरू में विकसित जंतु हैं वो, और पूर्ण विकसित जंतु जो होते हैं उनमें केवल और केवल लैंगिक प्रजनन जो होता है वो पाया जाता है, जिसके आधार पर इनमें प्रजनन तंत्र जो होते हैं वो भी उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार संगठन स्तर पर जीवधारी जो होते हैं इनको हम 4 अलग अलग संगठन स्तर पर बांट सकते हैं। अगला जो वर्गीकरण का आधार बनता है वह है सम्मिति। सम्मिति का अर्थ होता है जंतुओं में जो विभिन्न अंग उपस्थित होते हैं उनकी शरीर में व्यवस्था का जो स्वरूप होता है उसी को सम्मिति कहा जाता है। जंतुओं में ये सम्मिति जो होती है वो 3 प्रकार की हो सकती है। एक होती है असम्मित, दूसरे होते हैं त्रिज्या सम्मित और तीसरा होता है द्विपार्श्व सम्मित। यहाँ पर असम्मित जीव ऐसे जीव होते हैं, ऐसे जंतु होते हैं जिनका शरीर जो होता है कुछ इस प्रकार से उनके शरीर की बनावट होती है कि इनके शरीर को अगर हम 2 समान भागों में बांटना चाहे तो नहीं बांट सकते हैं। अर्थात इनके शरीर की व्यवस्था कुछ इस प्रकार से है कि हम इनको 2 समान भागों में बांट नहीं सकते हैं। तो ऐसे जीव जो होते हैं वो असम्मित जीव कहलाते हैं और इस प्रकार की सम्मिति असम्मिति कहलाती है। दूसरा है त्रिज्या सम्मित। त्रिज्या सम्मित जीव जो होते हैं इनमें क्या होता है, इनके शरीर में अंगों की व्यवस्था जो होती है एक केंद्रीय अक्ष होता है। इस केंद्रीय अक्ष के चारों तरफ विभिन्न अंगों की व्यवस्था कुछ इस प्रकार से होंगी कि यदि हम इस केंद्रीय अक्ष को हम एक आधार बना करके इनके शरीर को किसी भी तल से अगर हम काट दें तो दोनों भाग जो होंगे उसमें अंगों की व्यवस्था जो होंगी वो समान होती है। तो इस प्रकार से किसी भी तल से यदि हम इसके शरीर के 2 हिस्से करें तो इस प्रकार इनके शरीर का दोनों हिस्सा जो होगा वह बराबर अंगों की व्यवस्था का प्रदर्शन करता है। तो असम्मित जीव जो होते हैं वे होते हैं स्पंज एग्जाम्पल के रूप में। त्रिज्या सम्मित जीव जो होते हैं इसमें उदाहरण है हाइड्रा का। त्रिज्या सम्मित जीव में ही कुछ ऐसे जीवधारी भी होते हैं जिनका शरीर जो होता है और जिनमें अंगों की जो व्यवस्था होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है कि इनको किसी एक ही या किसी 2 तल से ही हम 2 बराबर भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि तारा मछली जो होती है ये इनके शरीर में इस प्रकार से अंगों की व्यवस्था होती है। तो इनमें जो अंगों की व्यवस्था होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, एक निश्चित प्लेन से ही हम इसके शरीर को 2 भागों में इस प्रकार से हम बांट सकते हैं या किसी एक निश्चित तल से ही हम इसको 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो ये कहलाता है क्या, त्रिज्यतः जीव। इस प्रकार के जीव क्या कहलाते हैं, द्वित्रिज्यतः जीव कहलाते हैं। और एग्जाम्पल है इसका तारा मछली। बहुत सारे जीवधारी ऐसे होते हैं
जिनके शरीर को हम केवल और केवल एक तल से ही दो हिस्सों में बराबर बांट सकते हैं। ऐसे जीव जो होते हैं वो द्विपार्श्व सममित जीव कहलाते हैं और इस प्रकार की सममिति द्विपार्श्व सममिति कहलाती है। तो इसमें उदाहरण हम अपना स्वयं का भी ले सकते हैं और हम मछली है, मेढक है, पक्षियां हैं, इन सभी का उदाहरण हम ले सकते हैं। तो जैसे एक मछली है, इस प्रकार से मछली जो होती है इनके शरीर को हम किसी एक ही तल से हम क्या कर सकते हैं, दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। इनमें अंगों की व्यवस्था जो होती है कुछ इसी प्रकार से होती है। हमारा शरीर जो होता है उसको भी हम एक ही तल से अगर बांटेंगे तभी दो बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। तो इस प्रकार की सममिति कहलाती है द्विपार्श्व सममिति। तो इसमें क्या होते हैं, द्विपार्श्व सममिति को प्रदर्शित करने वाले जीव जो होते हैं उनके दो हिस्से होते हैं। एक जो होता है माउथ के सामने वाला भाग होता है, दूसरा जो होता है उसके पीछे वाला भाग, या जिधर वो आगे होकर चलते हैं। ये वाला भाग जो होता है वह प्रतिपृष्ठ भाग कहलाता है और जो पीछे वाला भाग होता है वो कहलाता है पृष्ठ भाग। द्विकोरक और त्रिकोरक स्तर के आधार पर भी जंतुओं को वर्गीकृत किया जाता है। द्विकोरक और त्रिकोरक क्या होते हैं इसको देखिएगा। जब एक जीव जो होता है वो भ्रूण अवस्था में होता है तो भ्रूण अवस्था में इनमें जो कोशिकाएं होती हैं, इनकी भ्रूणी अवस्था में कोशिकाएं जो होती हैं वह विभिन्न स्तरों का निर्माण करती है और यही स्तर जो होते हैं इस जीव के शरीर के विभिन्न अंगों की रचना करते हैं। तो ये भ्रूणी अवस्था में जीवधारी जो होते हैं इनमें यदि केवल दो लेयर्स उपस्थित हो, दो स्तर पाए जाते हैं तो ये कहलाते हैं द्विकोरक या द्विस्तरीय जीव। और यदि तीन स्तर उपस्थित हो तो ये क्या कहलाएंगे, त्रिकोरक या त्रिस्तरीय जीव। तो द्विस्तरीय जीव जो होते हैं उसमें क्या होता है, इनका शरीर जो होता है केवल दो स्तरों से मिलकर के बनता है। एक स्तर जो होता है इस प्रकार से आंतरिक स्तर होता है। आंतरिक स्तर को कहा जाता है क्या, एंडोडर्म। और उसके बाद में पाया जाता है एक और स्तर जो कहलाता है बाह्य स्तर। ये बाह्य स्तर जो होता है ये कहलाता है एक्टोडर्म। बाह्य स्तर इसको कहा जाता है एक्टोडर्म। तो इस प्रकार से द्विकोरक जीव जो होते हैं इसमें भ्रूणी अवस्था जो होती है वो केवल कोशिकाओं के दो स्तरों का निर्माण करती है। त्रिस्तरीय जो होते हैं उसमें एक और स्तर उपस्थित होता है एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में जो कहलाता है मेसोडर्म। इस प्रकार से जिसमें मेसोडर्म उपस्थित होंगे भ्रूण अवस्था में ही, तो इस प्रकार के जीवधारी जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, फिर त्रिकोरक या फिर त्रिस्तरीय जीव के रूप में जाने जाते हैं। इसी के आधार पर जो द्विकोरक और त्रिकोरक होते हैं इसी के आधार पर इनमें प्रगुहा या सीलोम जो होता है उसका निर्माण होता है। तो ये सीलोम जो होते हैं या देह गुहा या प्रगुहा जो होते हैं इनकी जो उपस्थिति है या अनुपस्थिति है इसके आधार पर भी जीवधारियों को वर्गीकृत किया जाता है। प्रगुहा या सीलोम जो होता है वह जीवधारियों में पाए जाने वाली वह संरचना होती है जो जीवधारियों के, जंतुओं के देह भित्ति, शरीर की जो दीवार होती है, भित्ति होती है और इनका जो आहार नाल पाया जाता है इस भाग के बीच में जो पाई जाती है, जो रिक्त स्थान होंगे, जो खाली जगह होती है, इसी खाली जगह को कहा जाता है प्रगुहा या इसको देह गुहा भी कहा जाता है या इसको सीलोम कह देते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी जीवधारी होंगे उनमें प्रगुहा या सीलोम उपस्थित होगा। ये देहगुहीय जंतु कहलाएंगे, अर्थात इनमें ये देह गुहा जो है वो उपस्थित है और इसी देह गुहा में ही विभिन्न अंग जो होते हैं वो व्यवस्थित रहते हैं। तो यहाँ पर ये देह गुहा जो होता है उसका विकास जो होता है वह होता है मेसोडर्म से। जो भ्रूण का जो तीसरा स्तर बनता है, जो मध्य में बनता है मध्य स्तर के रूप में, यह मेसोडर्म होता है। जो मेसोडर्म जो होता है वही देह गुहा का निर्माण करता है। तो जिनमें मेसोडर्म उपस्थित होंगे उनमें देह गुहा जो होता है वो निर्मित होता है। जिन जिन जंतुओं में मेसोडर्म उपस्थित नहीं होते हैं वे
देह गुहा निर्मित नहीं कर पाते हैं, और ऐसे जीव जो होते हैं वो कहलाते हैं अदेह गुही। और जिनमें देह गुहा उपस्थित होता है वे कहलाते हैं देहगुही जंतु। और कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिसमें मेसोडर्म जो होता है वो उपस्थित नहीं होता है, फिर भी इनमें थैलीनुमा संरचना के रूप में बीच में इसी प्रकार से रिक्त स्थान पाया जाता है। पर चूंकि उनका विकास मेसोडर्म से नहीं हुआ होता है, इसीलिए उसको कह दिया जाता है कूट देहगुही। अर्थात इनमें देह गुहा तो है पर किससे विकसित नहीं हुआ है, मेसोडर्म से विकसित नहीं हुआ है, इसलिए ये कहलाते हैं कूट देहगुही। तो इस देह गुहा की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर जंतुओं को वर्गीकृत किया जा सकता है। अगला है खंडी भवन। खंडी भवन जो होता है इसका मतलब होता है कि जीवधारी जो होते हैं इनका शरीर जो होता है यदि खंडों में बटा हुआ होगा इस प्रकार से, तो खंडों में बटा हो सकता है, खंडित जीव होंगे, अखंडित भी हो सकते हैं, अर्थात पूरा शरीर जो होगा वो एक ही भाग के रूप में कार्य करता है। तो कुछ जीवधारी ऐसे होते हैं जिनमें शरीर जो होता है वो अलग अलग सेगमेंट्स में खंडों में बटा हुआ होता है, जैसे कि केंचुआ होते हैं या जोंक होते हैं। इनका शरीर जो होता है प्रत्येक भाग जो होता है वो कैसा रहता है, अलग अलग खंडों में इस प्रकार से बटा हुआ होता है, और प्रत्येक खंड जो होते हैं वह एक समान कार्य को संपादित करते हैं। प्रत्येक खंडों के काम जो होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं। तो इस प्रकार के जीवधारी जो होते हैं वो खंडी भवन का प्रदर्शन करते हैं। अगला लक्षण जो है वह है पृष्ठ रज्जु। पृष्ठ रज्जु जो होता है यह पृष्ठ भाग पर पाए जाने वाली विशेष प्रकार की संरचना होती है। इसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर जंतुओं को बांटा जाता है। तो ये पृष्ठ रज्जु के उपस्थिति यदि होंगी, पृष्ठ रज्जु एक्चुअल में क्या होता है देखें, एक संरचना है, यह एक कठोर लेकिन लचीली एक छड़ के समान स्ट्रक्चर होता है, संरचना होता है जो जीवों के पृष्ठ भाग में उपस्थित होते हैं। तो जिन जीवों में ये उपस्थित होते हैं ऐसे जीव जो होते हैं वे कहलाते हैं रज्जुकी कॉर्डेट, और जिनमें नहीं पाए जाते हैं वे कहलाते हैं अरज्जुकी या नॉन कॉर्डेट। तो इस प्रकार से इस पृष्ठ रज्जु की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर हम जीवों को वर्गीकृत कर देते हैं रज्जुकी और अरज्जुकी में। जंतुओं के वर्गीकरण का एक और आधार बनता है वह है समतापी व असमतापी जंतु। समतापी जंतु जो होते हैं इनको कहा जाता है ग्रीष्म रुधिर जंतु, वार्म ब्लडेड। प्रकृति में कुछ ऐसे जंतु उपस्थित होते हैं जिनके शरीर का तापमान जो होता है वह हमेशा एक जैसा होता है, एक समान होता है। भले ही वातावरण के तापमान में परिवर्तन आते रहें, परंतु इनके शरीर में आंतरिक क्रियाएं कुछ इस प्रकार से संपादित होती हैं कि ये वातावरण में जो भी परिवर्तन होता है, वातावरण के तापमान में जो भी परिवर्तन होता है उसके अनुसार वे अपने शरीर को ढाल लेते हैं। तो इस प्रकार अपने शरीर के तापमान को नियत रखने वाले जो जीवधारी होते हैं वे समतापी जीव कहलाते हैं, या नियत तापी या गर्म रुधिर वाले जीव कहलाते हैं, वार्म ब्लडेड जंतु कहलाते हैं। प्रकृति में कुछ ऐसे भी जीव पाए जाते हैं जिनका शरीर का तापमान जो होता है वह वातावरण के अनुसार परिवर्तित होता जाता है, अर्थात शरीर का तापमान एक समान नहीं होता है। ये जिस पर्यावरण में जिस वातावरण में जाएंगे उनके शरीर का तापमान उसी प्रकार से अनुकूलित हो जाता है। तो ऐसे जीव कहलाते हैं असमतापी जीव। ये जीव जो होते हैं ये शीत रुधिर वाले जीव कहलाते हैं। इनको कहा जाता है कोल्ड ब्लडेड जंतु कहते हैं इसको। तो समतापी जंतु के एग्जाम्पल में हम स्वयं आते हैं मनुष्य, जिनके शरीर का एक निश्चित तापमान होता है। इसके अतिरिक्त पक्षी हैं या और जो स्तनधारी जीवधारी होते हैं वो सब इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। जबकि असमतापी जंतु जो होते हैं जैसे कि मेढक होते हैं या सर्प होते हैं
ये सभी जो होते हैं वे असमतापी जंतु के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। वर्गीकरण का एक और आधार बनता है लैंगिक द्विरूपता, अर्थात जब जीवधारी लैंगिक प्रजनन कर सकते हैं, इनमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। लैंगिक द्विरूपता के साथ साथ ये हो सकते हैं द्विलिंगी जंतु के रूप में हो सकते हैं या फिर हो सकते हैं एक लिंगी जंतु के रूप में। द्विलिंगी जंतु जो होते हैं एक ही जीव में नर और मादा दोनों प्रजनन अंग उपस्थित होंगे, तो ऐसे जंतु जो होते हैं वो द्विलिंगी कहलाते हैं। जैसे केंचुआ है, इनमें नर और मादा प्रजनन अंग जो होता है वो एक जीव पर ही उपस्थित होता है। एक लिंगी जंतु जो होते हैं उसमें अलग अलग शरीर में नर और मादा प्रजनन अंग जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं, तो ऐसे जंतु होंगे वो एक लिंगी जंतु कहलाते हैं। इनमें नर जो होता है इनकी शारीरिक बनावट जो होती है और मादा जो होती है इनकी शारीरिक बनावट, यदि इनमें अंतर दिखाई देता है तो ये द्विरूप का प्रदर्शन करते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसमें नर और मादा की स्पष्ट पहचान नहीं हो पाती है, परंतु कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें नर और मादा को अलग अलग पहचाना जा सकता है। इनके शरीर की बनावट अलग अलग होती है, ये कहलाएगी लैंगिक द्विरूपता। तो इन्हीं सभी को आधार बना करके जंतु जगत को वर्गीकृत किया जाता है और इनमें जितने भी नए जंतु जो पहचाने जाते हैं या प्राप्त किए जाते हैं उनको इन्हीं लक्षणों के आधार पर किसी वर्ग में वर्गीकृत कर दिया जाता है।